गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग थर्ड लेक्चर लेंगे जियोग्राफी के चैप्टर 1 का। इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग को फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद से थर्ड लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए तो देखते हैं, आज हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए बोर्ड पे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब भूमि निम्नीकरण मतलब कि कमजोर करने वाला भूमि को मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई से भूमि जो होता है कमजोर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि मतलब सीढ़ीनुमा, ठीक है, सीढ़ीनुमा कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो क्या होगा जी इसका? हरियाणा नहीं, पंजाब भी नहीं, बिहार का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे भी नहीं होता है। डी होगा, उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा या सोपानी कृषि होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ठीक है, तो मरुस्थलीय आप लोग जानते हैं राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मतलब मेढक जो होता है तो प्रजनन करता है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो उसके प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है? तो सी होगा, एड्रीन। एड्रीन रसायन जो होता है ये धीरे धीरे नपुंसक कर देता है। अगला क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम बेस्ट तरीके से जाए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है जी? रेंगुर मृदा। क्या है जी? रेंगुर मृदा। चलिए आगे देखते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। दूसरा है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तीसरा पवन अपर्दन वाले क्षेत्र की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? चौथा है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? पांचवा है फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस पर सहायक है? 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को 20 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, इसको देखिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम। तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम, भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः नदी के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, असम, गुजरात के कुछ भाग और राजस्थान के कुछ भाग। इस मृदा में उगाई जाने वाली फसलें, जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा नमी होता है और बहुत ही फसल, क्योंकि जो नदियों के द्वारा जो बाढ़ द्वारा जो पानी आता है और उसमें जो मिट्टी जो आता है तो बहुत ही फसल को उपजाऊ बना देता है। जिस एरिया में बाढ़ क्षेत्र में फसल बहुत ही मजबूत लगता है। और यहाँ पे खेती होता है गेहूँ, गन्ना, मक्का, दाल, सरसों, आलू, जूट, सब्जी, धान का खेती, गेहूँ, गन्ना, मक्का, दाल, सरसों, आलू, जूट, सब्जी और फल, इन सब का खेती होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए समोच्च कृषि वह पद्धति है जिसमें पहाड़ी या ढालनुमा वाले क्षेत्रों में भूमि की समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई बुआई की जाती है। इस विधि से वर्षा का पानी धीरे धीरे बहता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है और भूमि का उर्वरता बढ़ती है। ये पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च कृषि होता है। किस क्षेत्र में जी? पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च कृषि होता है। और
इस पद्धति से मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी का कटाव जो होता है रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? मतलब जहाँ पे हवा बहता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग पट्टी कृषि जो होता है वो वहाँ पे पद्धति अपनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर भी दिया है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टी कृषि के पद्धति उपयोग मानी जाती है। इस पद्धति में फसलों को लंबी लंबी पट्टियों में बोया जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे पट्टी बनाया जाता है, यहाँ पे लंबी लंबी पट्टियों में इसको बोया जाता है, जिससे तेज हवा की गति कम हो जाती है और मिट्टी का अड़ाव कम हो जाता है। इससे भूमि का उर्वरता भी बढ़ता है। हवा धीरे धीरे स्लो हो जाता है और इससे मिट्टी कटाव भी कम होता है, अड़ाव हो जाता है और इसका भूमि का उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ? तो भारत के किन भागों में? तो पर्वतीय क्षेत्र में नदी डेल्टा का निर्माण होता है। कहाँ होता है जी? पर्वतीय क्षेत्रों में। देखिए भारत में नदी डेल्टा का विकास मुख्यतः पर्वतीय तटीय मैदान में हुआ है, जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ समुद्र में मिलती है। यहाँ के मृदा जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा मतलब कि उपजाऊ मिट्टी, ठीक है, जो बहुत उपजाऊ, महीन और पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसलिए यहाँ धान जैसे फसलें अच्छी तरह उगती है। जैसे जो नदी जो होता है, नदी जो है जब ये चलती है तो मिट्टी को काटते हुए लेकर और एक जगह इसको, एक एरिया में इसको छोड़ देती है। जब बाढ़ आता है ना तो पानी वहाँ पे जाता है, तो पानी के साथ साथ जो उपजाऊ मिट्टी, जो मिट्टी का जो ऊपरा हिस्सा होता है उसको लेके चली जाती है और यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है। तो जहाँ पे लेके जाती है वहाँ पे बहुत ही अच्छा फसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? आंसर है फसल चक्र में एक ही खेत में अलग अलग समय पर अलग अलग फसल उगाई जाती है। मतलब एक ही खेत में अलग अलग समय में अलग अलग फसल उगाई जाती है। जैसे धान का खेती आ गया, उसके बाद से अगला सीजन जो आता है गेहूं का आ जाता है। तो एक ही लैंड में धान का भी हो गया, गेहूं का भी हो गया, गन्ना का भी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे जी? फसल चक्रण। मतलब एक के बाद ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फसल चक्रण। इसमें मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और मृदा का संरक्षण कम होता है। इसलिए इस फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जलाक्रांता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका होती है? सेकंड क्वेश्चन है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। और थर्ड क्वेश्चन है भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका उपयोग लाभगण्य है, स्पष्ट करें। तो पहला है जलाक्रांता। जलाक्रांता होता है जहाँ पे भारी मात्रा में वर्षा होता है और वहाँ पे कंटिन्यूअस वहाँ पे मतलब पानी एक जगह लगा रहता है, जिसके वजह से पानी बाहर नहीं निकलता है और बाहर जब नहीं निकलेगा, जमा हुआ पानी रहेगा तो जलाक्रांता हो जाएगा। मतलब उस भूमि का जो उर्वरक शक्ति होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे अच्छे तरह से फसल नहीं उगेगा। उसका जब पानी वहाँ पे हमेशा लगा रहेगा, जमा हुआ पानी रहेगा, तो ना उसमें हवा लगेगा, लैंड को धूप चाहिए, धूप नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से उसका जो शक्ति होता है कम हो जाता है और ये ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में होता है। सेकंड है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मतलब कि वो मिट्टी के बचाव पे एक निबंध लिखना है आपको। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि मिट्टी जो होता है उसके बचाव पे, अगर हम उसको सही ढंग से रखेंगे तो अच्छे तरह से फसल होगा। एक निबंध लिख देना है।
तीसरा है भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था इसका योगदान लाभगण्य है, स्पष्ट करें। मतलब भारत जो है यहाँ पे पशुधन है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पशु पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को पशु नहीं बढ़ा पाते हैं। इसलिए नहीं बढ़ा पाते हैं कि यहाँ पे चारा की कमी रहती है, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में जानवरों को नहीं दिया जाता है, जानवरों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो दूध ज़्यादा मात्रा में नहीं देंगे, मांस भी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा, पोषक तत्व की कमी रहेगी ज़्यादा मात्रा में और उन लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, तभी दिक्कत होगा। चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन लेकर इसका आंसर लेके आए हैं। पहला क्या देखिए आंसर, जलाक्रांता कैसे उपस्थित होता है। हमने बताया भी, जब किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा, बाढ़ या अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में पानी भर जाता है और उसका निकास ठीक से नहीं हो पाता है, तब उस स्थिति को जलाक्रांता कहते हैं। जलाक्रांता के कारण मिट्टी ढीली हो जाती है और पौधे की जड़ें कमजोर हो जाती है, इससे मृदा का अपरदन बढ़ जाता है और भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पानी ज़्यादा दिन तक रहेगा तो मिट्टी जो होता है कमज़ोर हो जाएगा, फिर जब पानी निकलेगा या बाढ़ वगैरह आएगा तो वहाँ का मिट्टी का कटाव आसानी से हो जाएगा, मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी तो ठीक है, उर्वरक क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए लैंड को। चलिए देखिए नेक्स्ट, मृदा संरक्षण पर एक निबंध, तो आप निबंध को पढ़ लीजिए। मृदा पृथ्वी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचर के द्वारा मिला है। यह कृषि और मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मृदा के बिना खेती संभव नहीं है। उपजाऊ मिट्टी जो होता है उसके बिना खेती संभव नहीं होगा। अगर मिट्टी ऊपर से इतना जो लैंड है इतना काट लिया जाएगा 2 इंच, उसके बाद से उस पर खेती नहीं होगा, फिर 2 साल के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा और तब उसके बाद फिर उसमें उर्वरक पोषक तत्व होंगे, तब जाके फिर से खेती होगा। इसलिए इसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मृदा की ऊपरी परत सबसे उपजाऊ होता है। मिट्टी का जो ऊपरी परत जो होता है ये सबसे उपजाऊ होता है, जिसमें पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं पौधे के लिए। अगर नहीं रहेंगे तो सिर्फ आप गेहूं छींट दीजिए, आप पोषक तत्व नहीं रहेगा तो गेहूं नहीं होगा। धान की रोपाई भी कर दीजिएगा, नहीं होगा। गन्ना की रोपाई कीजिएगा तब भी नहीं होगा। जब यह परत हवा, पानी या मानव गतिविधियों के कारण नष्ट हो जाते हैं, जब ये परत जो होता है हवा के कारण, जैसे हवा आया बहुत भारी मात्रा में और उसको उड़ा के लेके चला गया, या पानी उसको दहा के लेके चला गया, ठीक है, या मानव गतिविधि जैसे आप जुताई कर दिए, कमजोर हो गया मिट्टी ऊपर का, अब बाढ़ आया पानी मिट्टी लेके चला गया, ठीक है, नष्ट होने लगता है। तो इससे मृदा अपरदन कहते हैं। क्या बोलते हैं ये? मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। मृदा अपरदन के मुख्य कारण तेज हवा, तेज वर्षा, बाढ़, वनों की कटाई, अधिक चराई और गलत कृषि पद्धतियां हैं। मृदा का अपरदन का मेन कारण क्या है जी? तेज हवा, तेज वर्षा, बाढ़, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, मतलब कि पशुओं को चराया जाएगा तो मिट्टी का उसका जो मजबूती होगा खत्म होगा तो फिर वो बहेगा मिट्टी। गलत तरीके से कृषि करना, इसके कारण भूमि का उर्वरता कम हो जाता है और खेती की उपज घट जाती है। इसलिए मृदा का संरक्षण करना आवश्यक है। मिट्टी का मृदा संरक्षण के कई उपाय हैं, जैसे वृक्षारोपण, वृक्ष को लगाना, समोच्च कृषि आपको बताया मैंने, पट्टी कृषि, फसल चक्र, सीढ़ीदार खेती और बांध बनाना। ये क्या करता है जी? मृदा संरक्षण इससे हो जाता है, मतलब मिट्टी का कटाव रुक जाता है। इन उपायों से मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है और इसकी उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि मृदा संरक्षण, डेफिनेशन देख लीजिए, हमारे पर्यावरण और कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम मृदा का सही ढंग से संरक्षण करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपजाऊ भूमि सुरक्षित रह सकती है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। मतलब भारत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पशु होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। क्यों? हमने बताया कि पशुओं को पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिलेगा, कुपोषित के शिकार हो जाएंगे, दूध कम देंगे, मांस भी कम मिलेगा, उसको सही ढंग से पशुओं का देखभाल नहीं होगा, सही ढंग से फसल नहीं होगा तो नहीं खाएंगे। देखिए यहाँ पे भारत में पशुधन की संख्या बहुत अधिक है, पशु जो है बहुत है, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान अपेक्षाकृत कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में अधिकांश पशु कम उत्पादक और कमजोर नस्ल के होते हैं। क्यों होते हैं? पशुओं को पर्याप्त पोषण, चारा, आधुनिक पशुपालन सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और यह नहीं मिल पाएगा तो मानव को भी अगर अच्छे ढंग से भोजन नहीं मिलेगा तो दुबला पतला टीढ़ी की तरह रहेगा। ठीक है, लकड़ी की तरह बोलते हैं लोग, लकड़ी की तरह हो जाएगा, जानवर भी हो जाएगा। तो दूध देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मांस से ही दूध बनता है। फिर है इसके अलावा पशु चिकित्सा, पशुओं का इलाज की कमी, वैज्ञानिक तरीकों का अभाव और किसानों की आर्थिक कमजोरी भी हो जाती है। किसानों के पास उतना पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है, धन दौलत नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण इसलिए अधिक संख्या होने के बावजूद पशुधन से दूध, मांस और अन्य उत्पादों का उत्पादन कम होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कम दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में। ठीक है।